साथ राष्ट्रगान होगा और हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। जैसे ही महामहिम गेट तक पहुंचेंगे तो हम सभी को उनका अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करना है और इसी प्रकार कार्यक्रम का समापन होगा। महामहिम आभार प्रदर्शन के पश्चात अपने स्थान पर खड़े होंगे तो हम सभी को भी अपने स्थान पर खड़े होना है और फिर से एक बार राष्ट्रगान होगा। प्रोटोकॉल में कार्यक्रम के प्रारंभ में और समापन पर राष्ट्रगान होता है, तो हमको अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान पूर्ण करना है और महामहिम जी के निकल जाने के बाद हमको अपने स्थान को छोड़ना है। ऐसी प्रोटोकॉल है। कार्यक्रम के आभार के पश्चात राष्ट्रगान के पश्चात महामहिम जी का प्रस्थान होगा, उसके पश्चात ही हम अपना स्थान छोड़ेंगे। आवाज आएगी। महामहिम जी का आगमन 6 बजे होगा, तो अभी हमारे पास 2 या 3 मिनट का समय है। तो इस दौरान हम अपनी सूचनाओं को फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि जो अपना दूरभाष है वो साइलेंट मोड पर रख लेंगे तो कार्यक्रम की गरिमा बनी रहेगी। और महामहिम के मंच पर जैसे ही वो आएंगे तो यहाँ पर अपने स्थान पर वो खड़े होंगे। इसके पश्चात हम लोग तो खड़े हो जाएंगे जैसे ही वो गेट से ही आएंगे। तो राष्ट्रगान के पश्चात हम सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और के समापन पर भी ऐसा होगा। आभार प्रदर्शन के पश्चात राष्ट्रगान होगा। मुख्य वक्ता के पूर्व एकल गीत भी होगा। जैसी हमारी परंपरा है, एकल गीत के पश्चात, व्यक्तिगत गीत के पश्चात हम लोग ताली नहीं बजाते और उसके बाद मुख्य वक्ता का उद्बोधन होगा, हम सभी को प्राप्त होगा।
सभी आगंतुकों से विनम्र निवेदन कि मास्क अपना पहन लेंगे और हमारे समक्ष महामहिम जी उपस्थित हो गए हैं। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल गंगूभाई जी पटेल का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच के जो हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, बनवारी लाल जी और प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी का भी स्वागत है। राष्ट्रगान के लिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं मंचासीन उपस्थित अतिथियों से विनम्र निवेदन है माँ वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का विनम्र आग्रह है। सरस्वती वंदना हमारे संगीत पथक द्वारा की जा रही है। श्रीमती खुशबू पांडे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, करो आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते।
भर दे जीवन त्याग तपोवन कर दे सैया सत्य स्नेह कावर दे स्वाभिमान भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का नाश हरे हम सीता सावित्री दुर्गा मेरे घर घर भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे। मातृ प्रणाम 1 2 3। आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महामहिम श्री मंगू भाई जी पटेल, आपका परिचय में, आप वर्तमान में भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल हैं। आपका राजनीतिक जीवन 40 वर्षों का है। आप लगातार 6 बार विधायक गुजरात विधानसभा में रहे हैं, 5 बार मंत्री पद धारित किया है तथा गुजरात विधानसभा के सभापति भी रहे हैं। आपने मंत्री पद पर रहते हुए विदेशों में जैसे जर्मनी, युगांडा, कैमरून, कनाडा, अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया है। आप आदिम जाति विकास कॉरपोरेशन गांधीनगर के अध्यक्ष रहे हैं। आप पर्यावरण मंत्रालय गुजरात में लगातार आपने संभाला है। आपका मार्गदर्शन हमें मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में प्राप्त हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं माननीय प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी। वर्तमान में आप भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। वर्तमान में आप तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य के साथ साथ गृह मामलों की संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार पर शोध प्रबंध के साथ साथ विभिन्न पुस्तकें भी लिखी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से गहरा जुड़ाव है। आपको राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दीनदयाल पुरस्कार से सम्मानित किया था और आपने पुरस्कार की संपूर्ण राशि दान स्वरूप वितरित कर दी थी। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता हैं। आप सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। भारत शोध संस्थान कर्णावती में संयोजक रही हैं। आपका CAA और अनुच्छेद 370 संबंधी समितियों में प्रमुख योगदान रहा है। आपका विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भागीदारी रही है। आप 11 भाषाओं की जानकार विदुषी महिला हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे साथ जो उपस्थित हैं श्री बनवारी लाल सक्सेना जी, आप मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त प्रशासक हैं। वर्तमान में आपका मार्गदर्शन हम सभी को विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष के रूप में प्राप्त होता है। आज के अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे साथ है, अभी और अन्य परिचय भी हैं हमारे साथ में। डॉक्टर रमा मिश्रा जी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय उपाध्यक्ष विद्या भारती की भी हैं। प्रकाश जी के भी आने की सूचना थी। प्रकाश वर्तुनिया, डॉक्टर प्रकाश वर्तुनिया जी कुलाधिपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ और सदस्य रहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के और अखिल भारतीय सह मंत्री हैं विद्या भारती के। श्री भालचंद्र रावले जी
प्रचारक हैं एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य क्षेत्र विद्या भारती के हैं। आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। श्री निखिलेश जी हैं, प्रचारक हैं, संगठन मंत्री हैं विद्या भारती मध्य प्रांत के। श्री शशिकांत फड़के जी ग्रामीण शिक्षा के अखिल भारतीय सह संयोजक हैं, वरिष्ठ स्वयंसेवक के रूप में और कार्यकर्ता प्रचारक के रूप में हम सभी को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज के हमारे अतिथि के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर रविंद्र कन्हेरे जी को। पूर्व कुलपति हैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के, प्रो वाइस चांसलर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शुल्क विनियामक आयोग मध्य प्रदेश शासन के। श्री राम भावसार जी हैं, प्रांत प्रमुख हैं विद्या भारती के, पूर्णकालिक हैं। और विकास दवे जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत के लिए। निदेशक हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन के। आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि हमारे अतिथि का स्वागत करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। हरिः ओम। स्वागत की इस घड़ी के पश्चात आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और संक्षिप्त भूमिका के लिए श्री अजय जी सिरभरे हैं। आप शारदा विहार आवासीय विद्यालय के व्यवस्थापक हैं एवं विद्या परिषद मध्य भारत प्रांत के संयोजक हैं। मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आज के कार्यक्रम की भूमिका को स्पष्ट करें। विद्या भारती एवं साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस सारस्वत व्याख्यान माला में सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय मंच का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो गणमान्य अतिथि आए हुए हैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी लोग जैसे जानते हैं कि हम स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अमृत उत्सव हमारा पूरा देश मना रहा है। पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ हम सभी लोग आज स्वाधीनता का जो हमारा अमृत उत्सव का जो कार्यक्रम है वो मना रहे हैं। और 1857 या उसके भी पूर्व से जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है वो एक लंबा संघर्ष चला और उसमें हमारे कई क्रांतिकारी और कई हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण किया और उसके बाद आज हम सभी लोग इस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष के
स्वतंत्रता के इस यात्रा में स्वाभाविक रूप से हमने और बहुत से क्षेत्रों में और प्रगति की है, लेकिन इसके पश्चात भी जैसा कि हम कहते हैं कि हो गए हैं स्वप्न साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना आने न पाई, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस भयंकर मोच को पतवार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। स्वाभाविक रूप से हम आज बहुत उत्साह के साथ में हमारा पूरा देश और स्वतंत्रता के और इसमें इस जश्न में इस उत्सव में हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन इसके साथ ही इस यात्रा का यदि हम सिंहावलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें अभी भी एक बहुत बड़ी यात्रा तय करना है। हमारे देश को, हमारी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है और उसे विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर हमें आरूढ़ करना है। इस दृष्टि से हम विद्या भारती के माध्यम से और अन्य हमारी संस्थाओं के माध्यम से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इसी कड़ी में विद्वत परिषद और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। पूरे देश भर में विद्या भारती इसी प्रकार के और अनेकों स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो प्रयास है, वह जहाँ पर है उससे और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है और हमारे जो दायित्व हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उनको और अधिक निष्ठा के साथ में निभाने की आवश्यकता है। इस नाते से आज का यह सारस्वत व्याख्यान जो है आयोजित है और मैं पुनः आप सभी को इस सारस्वत आयोजन के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है लगातार 1500 वर्षों से संघर्ष कर रही है और इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी को व्यक्तिगत गीत के पश्चात डॉक्टर राकेश सिन्हा जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं व्यक्तिगत गीत के लिए श्रीमती खुशबू पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। हेलो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अब आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपने वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। विद्या भारती के द्वारा आयोजित इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, सांची विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय डॉक्टर नीरजा अरुण गुप्ता जी, विद्या भारती मध्य प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री बनवारी लाल सक्सेना जी, विद्या भारती के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों। ऐसे तो हम सब अपने इतिहास से वाकिफ रहते हैं, विशेष करके मध्य प्रदेश में स्वाध्याय और चेतना का स्तर काफी अधिक है, उसका सूचकांक कई प्रांतों की तुलना में बहुत अधिक है। इससे मैं आपकी ही जानी हुई बातों को अपने शब्दों में रखूंगा। इसके पहले कि मैं कोई और बात करूं, मैं दो घटनाओं का जिक्र करता हूं। सामान्यतः भारत अपनी परंपरागत विमर्श की शैली से कई दशकों से भटक चुका है, चाहे इस पार हो या उस पार। विमर्श अपने मूल स्थान को, जैसे गंगा अपने मूल स्थान को छोड़ देती है, मूल स्थान को छोड़ चुकी है। मैं भी काशी गया था और काशी में मैंने कहा ये वही नगरी है जहां 17 नवंबर 1869 को मूर्ति पूजा के इस महाकेंद्र में एक व्यक्ति आता है, 50,000 की भीड़ की उपस्थिति में मूर्ति पूजा के विरुद्ध तर्क देता है। 300 पंडित स्वामी विशुद्धानंद जी के नेतृत्व में उस तर्क का प्रतिवाद करते हैं। काशी के राजा उसकी अध्यक्षता करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ना किसी ने दयानंद सरस्वती पर पत्थर फेंका, ना किसी ने फूल फेंका। जिस विचार परिवार और जिस आंदोलन के हम हिस्से हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ जन जागृति की ही नहीं, उन परंपराओं को भी जागृत पुनर्जागृत करने की है जो परंपरा भारत को भारत बनाती है। न नारों से न भाषणों से भारत बना है। भारत उन कारणों से बना है और उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए धारा के विपरीत चलने की आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए मैं भी दो घटनाओं का जिक्र करता हूं। पहली घटना एक नाम मैं लेता हूं, मोहन लक्ष्मण रनाडे। पता नहीं इतिहास की पुस्तकों में हम में से कितने लोगों ने उस व्यक्ति का नाम पढ़ा, लेकिन संसद में 22 नवंबर 1966 को एक प्रश्न उठा कि भारत सरकार मोहन लक्ष्मण रनाडे को पुर्तगाल के लिस्बन में जेल से मुक्त कराने के लिए क्या करे। तब के विदेश मंत्री एमसी छागला ने सदन से माफी मांगते हुए कहा कि हमें कोई सफलता नहीं मिल रही। आप में से बहुत लोग शायद मोहन लक्ष्मण रनाडे जी को जानते होंगे,
लेकिन मैं जो नहीं जानते उनके लिए 30 सेकंड में उनका मैं पृष्ठभूमि बताता। साधारण इतिहास की पुस्तक में कहा गया कि हम एक साम्राज्यवाद के अधीन थे। भारत एक ऐसा देश है जो 2 क्रूर बर्बर साम्राज्यवादियों के अधीन था। पुर्तगाल के साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो मोहन लक्ष्मण राणाडे जी गिरफ्तार हुए। उन्हें 25 वर्ष की सजा मिली। सावरकर जी को तो देश के काला पानी की सजा मिली। उन्हें देश से बाहर डिपोर्ट किया गया। लेस्बियन में उनको जेल में रखा गया। दुनिया के 2 देश मेक्सिको और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनकी मुक्ति के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्व साम्राज्यवादी देश जिससे हमने विलासितापूर्ण संघर्ष के द्वारा आजादी प्राप्त की, वह इंग्लैंड उसमें प्रयास में शामिल नहीं था, चूंकि पुर्तगाल का मित्र था। ये सारी बातें MC छागला जी ने ईमानदारी से सदन में स्वीकार की। घटना यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो जेल गए। घटना महत्वपूर्ण यह है कि किस बर्बरता से हम स्वाधीन हुए, स्वतंत्र हुए। स्वाधीन नहीं हुए, स्वतंत्र हुए। मैं स्वाधीनता और स्वतंत्रता का एक अंतर बताऊं। तब रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भारत आए, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत आने के बाद उन्होंने उनकी मां श्रीमती आपटे, रमाबाई आपटे जी, जो वृद्धावस्था में थी, इकलौते बेटे थे, उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। उस मां को यह सलाह दी कि आप एक पिटीशन तैयार कीजिए। उस पिटीशन को लेकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी पुर्तगाल के पास जाए। उन्होंने पिटीशन में जो लिखा, मैं जीवन के अंतिम हिस्से में वृद्धावस्था में हूं, मेरा इकलौता बेटा है, मेरी आंखों की 2/3 रोशनी जा चुकी है, परछाई ही देख सकती हूं। इसके पहले कि मेरी आंख की रोशनी चली जाए, मैं मोहन लक्ष्मण राणाडे अपने पुत्र को एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहती। कितनी बर्बरता थी पुर्तगाल की सरकार की, उसने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। लेकिन पुर्तगाल की बर्बरता पर मुझे दुख नहीं है। दुख स्वतंत्रता प्राप्त करके स्वराज की घोषणा करने वाले उन नेताओं पर है जो सत्ता में बैठे हुए थे। पुर्तगाल की 3500 सेना को अपने जेल से मुक्त करके जब बाहर भेज रहे थे तो उनके सामने मोहन लक्ष्मण राणाडे का एक नाम नहीं था। यदि वहां पर वे शर्त रखते कि मोहन लक्ष्मण राणाडे की मुक्ति होगी तो हम 3500 सेना को जाने देंगे, तो पुर्तगाल स्वीकार कर लेता। तो उनकी बर्बरता से अधिक बर्बरता उन लोगों की है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराते हुए ट्रस्ट टू डेस्टिनी की बात कही थी। अब दूसरी घटना बताता हूं। इनका नाम शायद एक पंक्ति में इतिहास की पुस्तकों में आया, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थे। इंडिया हाउस की स्थापना की। गदर पार्टी के लाला हरदयाल जी से लेकर वीर सावरकर जी सबके प्रेरणा के स्रोत थे। उन सभी क्रांतिकारियों को जो भारत से बाहर रहकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उसके प्रेरणा के स्रोत थे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली। वो सिर्फ एक नारे लगाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और साम्राज्यवाद के अंत की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए इंडियन सोशोलॉजिस्ट निकाला करते थे। वे एक अधिवक्ता थे, लेकिन इनर टेम्पल कहा जाता है। ब्रिटिश जो जुडिशियरी है उसका 4 हिस्से, उसमें एक इनर टेम्पल कहा जाता था, जिसमें उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक देशभक्त जब अपने प्राण छोड़ता है तो उसकी अंतिम इच्छा यही होती है कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ विलीन हो जाऊं। उसकी दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। 1930 में उनका निधन हुआ और निधन के समय उन्होंने एक विल लिखा, इच्छा पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद जब भारत स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तब मेरे अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। स्वाधीनता, स्वतंत्रता से पूर्व मेरे अस्थि भस्म को भारत नहीं ले जाया जाए। 1930 में उनकी मृत्यु हुई।
30 से 40, 40 से 50, 40 में हम स्वतंत्र हुए और 50, 60, 70, 80, 90, 2000 तक हम पहुंच गए। किसी हिंदुस्तानी को पता नहीं था कि एक देशभक्त जो जीवन भर मातृभूमि के लिए संघर्ष करता रहा, एक छोटी सी इच्छा व्यक्त किया, वो कहां है। मैं नहीं जानता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, लेकिन मैं इतना एक मानव बुद्धि से समझ सकता हूं कि अंतिम इच्छा लिखी हुई चीज पर जरूर कहीं ना कहीं आत्मा भटकती हो। अंततः 2003 में कि इतिहास के फलक को इतना सीमित कर दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले उन हजारों अनाम लोगों को न जानबूझकर व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से भुला दिए जाने की कोशिश हुई। इसलिए अमृत महोत्सव सिर्फ इस बात का जश्न नहीं है कि हमने 15 अगस्त को ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिंदुस्तान से बाहर किया। मैंने वही कहा, विमर्श की उस प्रकृति या प्रवृत्ति को पुनः पुनर्स्थापित करना पड़ेगा जब हम स्वाधीनता स्वतंत्रता के मूल तत्व को, उसकी मूल प्रकृति को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें। उस दौर में मैं बताना चाहता हूं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और भारत की स्वाधीनता में क्या मौलिक अंतर है। स्वतंत्रता मतलब होता है तंत्र की को स्व के अंदर लाना। वो सचमुच ने हमने तंत्र को स्व के अंदर लिया। नौकरशाही से लेकर संसद तक हमारे लोग थे, हमारा वश था, वो हमारी व्यवस्था के अंदर तंत्र चल रहा था, हमारे अधीन तंत्र था। स्वाधीनता का मतलब होता है अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने विचार के ऊपर स्व का नियंत्रण। तो भारत और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बुनियादी अंतर है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एक आलेख में इस बात को व्यक्त किया था। जहां अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन स्वाधीनता का आंदोलन था, वह राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में जो मुख्य धारा थी वो सिर्फ तंत्र की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी। जो लोग संस्कृति की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उनको हाशिए पर हमारे ही मुख्य धारा के स्वतंत्रता सेनानियों ने रखने की कोशिश की। इसलिए स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए जो वैचारिक स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, संस्कृति की स्वतंत्रता है, उसकी लड़ाई आज भी जारी है। इसीलिए लंदन से छपने वाली गार्डियन अखबार ने 18 मई 2014 को सत्ता परिवर्तन के बाद जो बात लिखी थी बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। उनको यह महसूस हुआ कि जो जिस विचार यात्रा ने राजनीतिक सफलता का कारण बना, वह विचार यात्रा तंत्र की स्वतंत्रता से अधिक कहीं संस्कृति और समाज और विचार की स्वतंत्रता पर जोर देता है। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में संस्कृति की महत्ता होने के कारण यदि सबसे अधिक बाल शहादत हुई है तो भारत में हुई है, न अफ्रीका में हुई है, न एशिया के दूसरे देशों में हुई है, न यूरोप में किसी संघर्ष में हुई है। बाकी जगह बालक दुर्घटना बस मारे गए, हमारे यहां बालकों ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया है। इतिहास की पुस्तकों में एक सेना का, बाल सेना का जिक्र होता है इंदिरा गांधी जी के नाम से। जो मैंने कहा कि इतिहास की पुस्तकों का फलक को इतना सीमित कर दिया गया कि हमें कोल्हू की बैल की तरह कुछ व्यक्तित्वों में, कुछ घटनाओं के इर्द गिर्द घूमने के लिए बाध्य किया जाता है। मैं एक नाम लेता हूं, बाजी राउत। उड़ीसा का यह बालक 12 वर्ष की अवस्था का था, जिसने नाविक का पुत्र था और उसे वानर सेना का नेतृत्व संभालने के लिए कहा गया। नदी के किनारे वो चौकीदारी कर रहा था, ब्रिटिश सेना को नदी पार कराने में अवरोधक बना। सभी प्रकार के अनुग्रह और ताकत के आजमाइश के बाद भी बाजी राउत झुका नहीं और शहादत पा गया। उसी उम्र की तिलेश्वरी बरुआ 6000 की
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ी। वह प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही थी, प्रदर्शनकारियों में भीड़ देखने नहीं आई थी और बर्बर पुलिस ने उन पर गोली चलाई और शहादत को प्राप्त हुई। यह अकेली दो घटनाएं नहीं हैं। 14 साल की सुनीति चौधरी बंगाल में कोमिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंची। उनके साथ एक शांति घोष नाम की दूसरी महिला थी। यह 14 साल की थी, वह 20 साल की थी। और चार्ल्स बैकलैंड के पास जाती हैं तो वहां पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा तैराकी के बारे में हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ बात करनी है। महिलाएं थी, अंदर गई और उन्होंने उसे गोली मार दिया। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ टेररिस्ट मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वुमेन किल्ड सम ऑफिशियल्स आफ्टर 1857। 1857 के पास पहली घटना है जब किसी महिला ने उन्होंने उसे आतंकवादी आंदोलन कहा था। उनके शब्दों में आतंकवादी आंदोलन की पहली घटना है जब महिला ने किसी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की हो। और उन्हें 1931 14 दिसंबर की घटना है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली और जेल और कोर्ट में उन्होंने कहा, अफसोस जाहिर किया कि हमें शहादत क्यों नहीं दी जा रही है। 7 साल जेल में रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें किसी कारणवश छोड़ा गया। अब 15 साल का शिशिर कुमार मेहता, वह 14 साल की थी, 12 साल के थे, ये 14 साल के थी। शिशिर कुमार मेहता 15 साल के थे जब महाराष्ट्र में हुए आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते हुए 9 सितंबर 2042 को शहादत प्राप्त की। 17 साल की कनकलता बरुआ असम में शहादत प्राप्त की। 18 साल के खुदीराम बोस 1908 में शहादत प्राप्त की। और यह सिलसिला जारी रहा। ये मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, ये नाम पहले और अंतिम नाम नहीं है। निरंतर भारत में संस्कृति और भारत माता के मतलब का प्रभाव जनमानस पर ऐसा पड़ा, यहां नचिकेता आरुणि सिर्फ उपनिषदों के हिस्से नहीं रहे, वे स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्से बनकर इस तमाम वृत्तांत को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से या तो हटा दिया गया या उसे फुटनोट का हिस्सा बना दिया गया। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का जब हम इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास को क्या पुनर्लेखन जब हम करना चाहते हैं तो कोई पुनर्लेखन नहीं, इतिहास के उन तथ्यों को तर्क के द्वारा, तथ्यों के द्वारा भारत के समकालीन जनमानस के सामने लाना, जिसके आधार पर हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन के मूल प्रकृति को, मूल चरित्र को समझ सके। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए किया कि साधारणतया यह विश्वास दिला दिया गया कि अहिंसा के ऊपर आधारित आंदोलन ने इस देश को आजादी दिलाई, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का पीछे हटना एक क्रांतिकारी घटना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भारत में अधीन रखने के सूचकांक को 100 पॉइंट नीचे करता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1908 में जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिली तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में संपादकीय लिखकर खुदीराम बोस का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने उस हिंसात्मक कार्रवाई की निंदा की। उनका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, लेकिन देश तो बर्बरता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, देश शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उस शोषण और बर्बरता का असर शहरों में रहने वाले लोगों पर जितना अधिक था, उससे 1000 गुना अधिक गांव में और गरीब लोगों पर था। ये स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई थी।
देश के तंत्र पर सत्ता स्थापित करने की लड़ाई नहीं थी, गांव और गरीब के हाशिए के लोगों को 2 जून की रोटी की भी लड़ाई थी। इससे फांसी पर चढ़ने वाले जितने लोग हैं वे सभी गांव और गरीब से आने वाले लोग थे। या तो बिरसा मुंडा झारखंड से थे, या खुदीराम बोस और भगत सिंह सामान्य गांव से, सामान्य परिवार से आने वाले लोग थे। आखिर इतिहास के पृष्ठ में इसको नीचे क्यों कर दिया गया? जब लोकमान्य तिलक ने उस हिंसात्मक कार्रवाई को औचित्य बताया तो उन्हें 6 साल की सजा तो 1908 में मिली। 6 साल तक मांडले जेल में वे रहे। तो उन्होंने जो लिखा बहुत महत्वपूर्ण है कि राज सत्ता से ऊपर एक ईश्वर की सत्ता होती है जो व्यक्ति और राष्ट्र को नियंत्रित करता है। संभवतः उसे मालूम है कि मेरा बोलना और लिखने से अधिक महत्वपूर्ण मेरा जेल जाना है। जिस कॉज के लिए, जिन चीजों के लिए मैं आज हूं, शायद लिखने बोलने से अधिक मेरे वहां जाने से वे चीजें मजबूत हों। तो स्वतंत्रता आंदोलन की जो 2 धाराएं चली, एक धारा में जो पवित्रता थी शोषण और बर्बरता के खिलाफ लड़ने की, आजादी के उस प्रश्न को दुनिया के सामने रखने की। उसमें एक और छोटी घटना का मैं जिक्र करता हूं। 2 ट्रायल हुए थे। ये सभी चीजें इतिहास की पुस्तक से नदारद क्यों है? तिलक का ट्रायल और संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का कोर्ट में ट्रायल। डॉक्टर हेडगेवार उस वक्त एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य व्यक्ति थे। ट्रायल में उन्होंने क्या कहा, जो मराठी अखबार महाराष्ट्र में लगातार उनके ट्रायल का समाचार छापा। एक सामान्य व्यक्ति के ट्रायल की कहानी को छापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामान्य व्यक्ति जब असामान्य काम करता है तो वैशिष्ट प्राप्त कर लेता है। उसे असामान्य होने के लिए किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने चरित्र से, अपनी प्रतिबद्धता से वह असामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। उन्होंने कोर्ट में जब कहा कि किसी एक देश को दूसरे देश पर राज्य करने का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून से अधिकार मिला है, मैं तुम्हें अपना न्यायाधीश नहीं मानता। जब उन्होंने न्याय कहा कि कोर्ट में मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि यह बताने आया हूं कि तुम न्यायाधीश नहीं हो। एक भारतीय के मुकदमे का निर्णय एक भारतीय भारत के स्वराज के अंतर ही कर सकता है, वाही ताकत नहीं कर सकती। इस घोषणा को 1920-21 में करने वाला व्यक्ति साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का एक बड़ा कारक बन गया। इन घटनाओं को बाहर रखने के पीछे जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन आया। आज एक प्रश्न उठता है, इस स्वतंत्रता के आंदोलन, स्वाधीनता के प्रश्न पर एक बार बार प्रश्न उठता है जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच क्या अंतर है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हम इन दोनों अंतर को समझ सकते हैं। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था, जब आनंद मठ लिखा था, उसके पीछे उनकी हेतु क्या थी? हेतु समाज को जागृत करना था। हेतु भारत के भूगोल को, संस्कृति को, भारत माता की आकृति में भारत के तमाम इतिहास को आध्यात्मिक तरीके से एक मां की आवृत्ति में रखना था। उस वंदे मातरम से कितने लोग जुड़ गए? रविन्द्रनाथ टैगोर उनका गायन करते हैं। महर्षि अरविंद 1909 में उसका अनुवाद लिखते हैं। 3 बड़े महापुरुष उस वंदे मातरम से जुड़े हुए थे। और 1937 में कांग्रेस ने रेडियो से वंदे मातरम को इसलिए बंद कर दिया कि किसी खास समुदाय को उससे संतुष्टि मिले। तो मैंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के समय या उसके पूर्व, उसके बाद हिंदू सर्वसमावेशी, विविधता, संस्कृति में निष्ठा, अध्यात्म में नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं,
के दायरे में जो व्यक्ति आता है वह पहचान से हिंदू होता है। हिंदुत्व किसी भी विशिष्ट समय में अंदर और बाहर की चुनौतियों का जो उत्तर दिया जाता है वो हिंदुत्व होता है। इसे जहां हिंदू अस्थायी है, हिंदुत्व परिवर्तनशील है। जब बंकिम ने आनंद मठ लिखा तो उस वक्त का हिंदुत्व वही था, साम्राज्यवाद को चुनौती देना। जब ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी और बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा और महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा निकाली और डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना करके जाति और अस्पृश्यता से ऊपर लोगों को संगठित करने की बात कही तो उस वक्त का हिंदुत्व था। जब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया, शिवाजी उत्सव शुरू किया तो उस वक्त का हिंदुत्व था। जब वीडी सावरकर जी ने एक हिंदुत्व पुस्तक लिखी, शब्दावली दी, तो वो हिंदुत्व की यात्रा के एक वैचारिक पड़ोसी के नाते एक हिंदुत्व था, वह जियो कल्चरल हिंदुत्व था। और आज का हिंदुत्व वह है जब हम आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से, जिस समय हिंदू अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने वैशिष्ट को बचाने के लिए, वैशिष्ट को पहचान कर उसको पुनर्स्थापित रखने के लिए जो हमारी प्रयोगशाला है, जिसे प्रयोग धर्मिता को स्वीकार किया गया है, प्रयोग धर्मिता पर आए हुए खतरे को बचाने के लिए, यानी प्रयोगशाला को बचाने के लिए जो हमारी चुनौती होती है, उस चुनौती को जिस समय जिस रूप में सामना करते हुए हिंदुत्व होता है। आजादी स्वतंत्रता के आंदोलन के समान समय यह हमारे मस्तिष्क से निकाल दिया गया था। यही कारण है कि देश का विभाजन हुआ। उस वंदे मातरम को गाने के लिए मतंगिनी हाजरा ने बलिदान दिया और बलिदान देते समय वंदे मातरम का उच्चारण किया। दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी एक बड़ा वर्ग आज उसी प्रश्न को फिर से उठाता है जिस प्रश्न ने इस देश को विभाजित किया। इसलिए जब हम इतिहास के उस पृष्ठ को देखते हैं तो वह पृष्ठ सिर्फ घटनाओं का नहीं, स्वाधीनता के नायकों का नहीं, उस प्रकृति या प्रवृत्ति को पुनर्निरीक्षण करने का है, रीएग्जामिन करने का है, जिसके कारण हम स्वाधीन तो हुए, एक नहीं रह पाए, जिसके कारण हम स्वतंत्र तो हुए लेकिन विचारों की दास्ता बनी रही, जिसके कारण तिरंगा झंडा तो हमने लहराया लेकिन देश को कुछ अनुत्तरित प्रश्नों का हम जवाब नहीं दे पाए। आखिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें नेहरू, पटेल, आजाद, काका कालेकर 7 लोग शामिल थे। उन्होंने जो ध्वज समिति की जो रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट किसके कहने पर, क्यों, सर्वसम्मति से दी गई रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया गया, जिसमें एक रंग भगवा ध्वजा को राष्ट्रीय झंडा बनाने की बात थी। समय के साथ और आम सहमति के साथ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है वो हमारे प्राणों से प्यारा होता है, लेकिन इतिहास के तथ्य और तर्क पर जो पीढ़ी विवेचन नहीं करती है, जो विवेचन करने से हिचकती है, डरती है, वह समाज और राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता। एक जिंदा समाज, एक गतिशील समाज अपने पृष्ठभूमि को फिर से उलटता है, उस पृष्ठ को उलटकर भविष्य की राह को तय करता है। इसी तरह से दूसरी घटना, स्वाधीनता के बाद जब संविधान लिखा गया, संविधान हस्तलिखित था, उस पर जो चित्र लाए गए 23 चित्र थे, जिसमें राम भी थे, सीता भी थी। ये और बात है कि उसमें अकबर भी थे। मैं किसी के होने ना होने की बात नहीं कर रहा हूं, उन चित्रों को किसके कहने पर क्यों हटा दिया। संविधान सभा बना और संविधान सभा में जब यह प्रस्ताव आया कि माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है, तो संविधान सभा ने पूछा कि यह प्रस्ताव पर कब बहस हुई। 2 बार संविधान सभा स्थगित हुई और तीसरी बार निर्णय लेना पड़ा कि एक किसी खास व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम माउंटबेटन के पर मुहर लगाते। इतिहास की ये घटनाएं यदि नारों में सिमट जाएंगी तो हम समाज को निर्देशित नहीं कर सकते। हम उन तथ्यों को ढूंढें। हिंदुस्तान की जो विविधता है
और विविधता के कारण उस विविधता की रक्षा करने के लिए समय समय पर जो चुनौतियां आई और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो अलग अलग नायक, अलग अलग आंदोलन, अलग अलग प्रवृत्तियां आई, सबका एकमात्र उद्देश्य था आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के विचार को सुरक्षा देना। वो मैं 3 बातें से अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला आइडिया ऑफ इंडिया में था, भारत के विचार में, कि राष्ट्रवाद का संबंध भूगोल से कहीं अधिक संस्कृति में है। पश्चिम ने राष्ट्रवाद को भूगोल से जोड़ दिया। भारत की कल्पना में, भारत की संकल्पना में, भारत की परंपरा में राष्ट्रवाद कभी भूगोल का हिस्सा नहीं था, उस संस्कृति से जाना जाता था। राजा राजवाड़े या गणतंत्र स्वतंत्र रूप से शासन करते थे अपने अपने तरीके से, लेकिन संस्कृतियां एक होती थी। राजनीतिक वीसा के लिए जरूरत पड़ती थी, लेकिन सांस्कृतिक वीसा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था। लोग एक राजा राजतंत्र से, गणतंत्र से दूसरे गणतंत्र राजतंत्र में आराम से जाते थे और संबंध बना रहता था। तो राष्ट्रवाद की जो पूर्ण अवधारणा पश्चिम ने दी, जो उनकी परंपरा, उनके अनुभवों, उनकी न्यूनताओं को ढकने के लिए है। स्वाधीनता के आंदोलन का जब हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रवाद की अवधारणा महत्वपूर्ण है कि उनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही सभ्यताई प्रश्न है। इस सभ्यताई प्रश्न पर हमें विचार करना पड़ेगा और ये लंबा प्रश्न है। ये 2-4 दिनों में, 2-4 दशकों में इसका उत्तर मिलने वाला नहीं है। जैसे सदियों में इसे समाप्त किया गया, ये इसका उत्तर भी सदियों मिलेगा कि ये सभ्यताई प्रश्न है, सभ्यताई उलझन है और सभ्यताई विमर्श है। दूसरा, ही और भी संस्कृति। जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आखिर 1906 से लेकर 1947 तक में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसके कारण देश विभाजित हुआ? स्वतंत्र और विभाजन एक साथ हुआ। ऐसी नौबत क्यों आई? जिस अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और हिंसा से मुक्त होकर संघर्ष की बात कर रही थी, वह उसका दायरा उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया जो इसी हिंदुस्तान के लंबे समय से, सदियों से हिस्सा थे? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने 1945 में एक मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम निकाला, कैंपेन निकाला, तो आचार्य जेबी कृपलानी, सरदार पटेल ने कहा मत निकालिए, यह विफल हो जाएगा। नेहरू जी को भरोसा अपने ऊपर था, अपने सेकुलरिज्म पे, और नेहरू जी उस यात्रा में निकल गए और यात्रा विफल हुई। इसलिए यह प्रश्न ढूंढना पड़ेगा कि स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान भारत की पंथ निरपेक्षता पर जो बहस बिपिन चंद्र पाल ने सोल ऑफ इंडिया में शुरू की, जो महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम अखबार में शुरू किया, जो लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा अखबार में शुरू किया, उस बहस को क्यों प्रताड़ित किया गया? सिर्फ दबाया नहीं गया, प्रताड़ित क्यों किया गया? क्यों गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सांप्रदायिक कहकर, विभाजनकारी कहकर पुकारा गया? इसलिए मैंने कहा कि वंदे मातरम का गाना, गीत सिर्फ हमारे गीत नहीं है, यह अखंड भारत का गीत है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और विभाजन के बाद 1911 में जो बंगाल का एकीकरण हुआ, उसका एक ही नारा था, वंदे मातरम। तो भविष्य में यदि संस्कृति के आधार पर कोई एकीकरण इस भूमंडल का होगा, जिस भूमंडल में हमारे भारत का एक राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र था, तो उसका नारा वंदे मातरम होगा। इसलिए जो लोग नहीं गाते हैं उनको मैं बता दूं कि वंदे मातरम जब हम स्वाधीनता से पहले गाते थे, झूम कर गाते थे, कभी हम सावधान की मुद्रा में नहीं गाते थे। आज क्या कारण है हम सावधान की मुद्रा में गाते हैं? तब वो सिर्फ संकल्पना थी, आज संकल्प है। जब हम सावधान की मुद्रा में कोई चीज करते हैं तो वो आगे के रास्ते के लिए करते हैं, हमारी दृष्टि बड़ी होती है। तब वहां साम्राज्यवाद को चुनौती के रूप में थी, आज वो हमारे लिए चुनौती है। इसलिए जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि गीत नहीं है, ये हमारी आत्मा है, और इस आत्मा से छेड़छाड़ करने वाले हिंदुस्तान की वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ी बर्दाश्त नहीं। तीसरी बात जो मैं अंत में कहना चाहता हूं
जब स्वाधीनता की ये लड़ाई चल रही थी तब आर्थिक शोषण देश का हो रहा था। बॉम्बे क्रॉनिकल में इसके पहले की दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में छपता, उसके 4 दशक पहले 1867 में दादा भाई पांडुरंग के भाई दादाजी पांडुरंग का नाम हमने सुना होगा, एक स्वामी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके भाई भास्कर पांडुरंग ने बॉम्बे क्रॉनिकल में 8 लेटर्स टू द एडिटर लिखा। वैसी विद्वता, वैसी तर्क और की ताकत, उस 8 लेटर्स टू द एडिटर में उन्होंने बताया कि कितनी मात्रा में हमारे धन को लूटा जा रहा है। तो पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई में तो जो कमियां हमने देखी, कांग्रेस जो मुख्य रूप से उसका नेतृत्व कर रही थी, कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1947 तक 365 प्रस्ताव अल्पसंख्यक शब्द पर पारित किया, 365 प्रस्ताव। लेकिन भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए पूरे कांग्रेस के इतिहास में एक भी प्रस्ताव नहीं है। क्या कारण है कि कांग्रेस मंच जो उसके मुखिया थे, उनकी भूमिका पर मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, उनकी भूमिका की सीमितता पर मैं प्रश्न कर रहा हूं। क्या कारण थी कि उनकी दृष्टि में आर्थिक प्रश्न द्वितीय स्थान पर था, सामाजिक प्रश्न तृतीय स्थान पर था और सांस्कृतिक प्रश्न उस प्रश्न पत्र में था ही नहीं। तो जो संस्कृति को की उपेक्षा हुई स्वतंत्रता आंदोलन में, आज समय आ गया है उस संस्कृति के रक्षार्थ जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने प्रवृत्तियों को जन्म दिया, वो भविष्य की प्रवृत्तियां हैं। इसलिए यह कहना कि 47 में जो हो गए उसके बाद हमने नई यात्रा शुरू की, नई यात्रा शुरू नहीं हुई। वो यात्रा पर विराम लगा है। उस यात्रा को अमृत महोत्सव के बाद और उस समय से आगे बढ़ाना है और आगे अपने पुरुषार्थ से बढ़ाना है। मैं एक अंतिम घटना बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी को बोलना है, समय की गरिमा होती है कार्यक्रम की। जब बरुआ 20 अगस्त 1942 को तिलस्री बरुआ शहीद हो रही थी, बलिदान दे रही थी, तो अकेली नहीं थी। 12 साल की बालिका के साथ 15 लोगों ने बलिदान दिया था। उस 15 लोगों में जानते हैं कौन था? जैसे मैंने कहा, बालक यहां थे। इस भारत माता की पवित्रता, भारत माता की ओजस्विता में बलिदान देने वाले जो 15 लोगों में 2 लोग थे। एक सन्यासी थे और एक भिखारी था। एक सन्यासी और एक भिखारी, एक बालक और एक वृद्ध उस 15 लोगों के दास्ता में थे। यह जो स्वाधीनता की लड़ाई चली, उस लड़ाई को सीमितता कहां से आई? हमने अपने को क्यों क्षुल्लघु कर दिया? काशी के महाविद्वान पंडित को लॉर्ड कर्जन मिलने के लिए बुलाता है 1905 में। जोशी जी, अब लॉर्ड कर्जन से मिलने के लिए आपको खास गणवेश में जाना पड़ेगा। 1905 की बात थी, ये 1917 1930 की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं तो उसी अर्धनग्न सन्यासी की वेशभूषा में ही मिलूंगा। संस्कृत के प्रकांड विद्वान राजा राम जोशी जी के शिष्य। मिलना है कर्जन को तो मिले, नहीं उसका स्थान उसका होगा, मिलने का वेशभूषा मेरा होगा, और कर्जन को मिलना पड़ा। महात्मा गांधी अर्धनग्न वेशभूषा में गए थे मिलने। हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन हम इतिहास को इतना छोटा न कर दें। इतिहास का वह परंपरा वहीं से शुरू होती है। भारत तो त्यागियों, तपस्वियों, प्रतिबद्धता वाले लोगों की
एक उर्वरा भूमि रही है। तभी तो डांडी ने सिकंदर को चुनौती देते हुए कहा था, तुम्हें विश्व विजेता नहीं मानूंगा। वह तो लंगोटी पहनकर गंगा नदी के किनारे बैठा हुआ एक सन्यासी था, और उसके उस जीवटता का जिजीविषा के कारण ही सिकंदर ने कहा कि मैं विश्व विजेता नहीं हूं, और अपने विश्व विजेता के रूप में जो राज्यारोहण था उसे उसने बंद कर दिया। इसलिए मैं जो इतिहास का जब पुनर्लेखन की बात करता हूं तो किसी को सीमित करने का, किसी के दायरे को सीमित करने की बात नहीं। हम सब प्रबुद्ध हैं, हम जानते हैं कि भारत की दलीय व्यवस्था में गिरावट आ रही है। मैं राजनीति का हिस्सा होते हुए भी मानता हूं कि भारत की दलीय व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है। लेकिन क्या ये गिरावट 1950 से आई? क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना होगा कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने और त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के बाद वो जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उनके और दूसरे व्यक्ति के रूप में पट्टाभी सीतारमैया के बीच में 700 मतों का अंतर था। 2 प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में सुभाष चंद्र बोस को बहुमत मिला। उनको क्यों हटना पड़ा? क्या व्यक्ति की इच्छा सामूहिक इच्छा से बड़ी होती है? ऐसा भगवान राम भी नहीं मानते थे। राम भी रावण पर व्यूह रचना बनाते समय अपनी सेना से विचार करते थे। हमारे उस सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक परंपरा पर पहला प्रश्न 1939 में लगा जब देश ने चुप्पी साध ली। इससे महात्मा छोटे नहीं होते, उन पर उस पर बहस करने से राष्ट्रपिता की गुणात्मक आयु कम नहीं होती। लेकिन भविष्य की पीढ़ी को वर्तमान दलीय व्यवस्था पर सवाल करने से पहले हम 1939 की घटना पर भी विचार करें। उसी की पुनरावृत्ति जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से 39 में सुभाष चंद्र बोस को हटाया गया, उसी प्रकार से इलेक्टेड प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हटा दिया गया। तो जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उसकी एक और वैशिष्ट है। उस वैशिष्ट को कहकर फिर मैं अपनी बात निश्चित रूप से समाप्त करूंगा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन और दुनिया के स्वाधीनता आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे अफ्रीका की तुलना में हमारी स्वाधीनता आंदोलन गुणात्मक रूप से कमजोर था। आप अफ्रीका में देखें, ओ थ्योंग ने क्या कहा? 1976 में कहा कि मैं गोकोई भाषा में लिखूंगा। क्यों कहा? भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है। भाषा एक संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, व्यक्ति के चरित्र को बताती है। मैं उसका एक सामान्य उदाहरण देता हूं। गोकोई ने जो कहा उसको अब इस समय नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने निरीक्षण किया। मैं टेलीविजन चैनल पर जाता था तो मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, और अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। तो कभी कभी मेरे तर्कों से आहत व्यक्ति कहते थे, व्हाई यू कम, यू डोंट स्पीक गुड इंग्लिश। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों कहते हो, मेरी बात तो समझ रहे हो। मैं कभी महिला के प्रति हर की जगह हीज लग जाता था, कभी हैजबिन की जगह हैडबिन लग जाता था। अब मैं पूरी परिश्रम तथ्य बोलने की जगह अंग्रेजी में ही लगा रहता था। आधा मस्तिष्क, आधी ऊर्जा उसी में खर्च होती रहती थी। अब हैडबिन बोलना है कि हैजिन बोलना है, अब वो महिला का नाम है, अब हर बोलना है, हिज नहीं बोलना, तब भी गलती होती थी। आप देखेंगे कि सुरेंद्र स्वामी जी हैं, या हमारी शोभा जी लोकसभा की एमपी हैं। वो हिंदी जब बोलती हैं, कोई साउथ इंडियन जब हिंदी बोलते हैं और टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, पॉज लेके बोलते हैं, वो महिला को पुरुष बना देते हैं, पुरुष को महिला, तो ऑडियंस हंसता है, ताली बजाता है। उसमें अच्छा भाषण देने वाला भी बेचारा पीछे छूट जाता है। उनकी टूटी फूटी हिंदी ही उन्हें नायक बना देता है उस सभा में। कोई खराब अंग्रेजी बोलता है तो ऑडियंस उसको ऊट करता है। ये भाषा नहीं, भाषा की जो उद्भव हुआ उसकी प्रकृति को भाषा प्रतिबिंबित करता है। जो लोग इतने बर्बर थे कि अपनी मां को भी अपने बेटे से आंख की रोशनी जाते समय देखने का एक अवसर नहीं दिया, उनकी भाषा में यही बर्बरता हो गई। उनके मालक से आप यदि अलग हटेंगे तो आप पर अन्याय करेंगे। हमारी हिंदी की 10 हिंदियां बनेगी, हम उसको स्वीकार करेंगे। आज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी का हिंदुस्तानी का फॉर्मूला है,
राजा जी का एक अलग फॉर्मूला था, हम सभी सूत्रों में तर्क करते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत की स्वाधीनता आंदोलन किस प्रकार से, उस मामले में तो अफ्रीका से कम था, लेकिन अन्य मामलों में अफ्रीका दुनिया से अलग थी। यहाँ एक वैचारिक धाराएं थी और वैचारिक धाराओं की स्वतंत्रता थी। वामपंथ था तो राष्ट्रवादी डॉक्टर जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत तरीके से शुरू किया और हिंदू महासभा से इतर शुरू किया। हिंदू महासभा और वीर सावरकर जी के होते ही संघ की शुरुआत की, चूंकि हिंदुत्व की समकालीन परिभाषा और हिंदुत्व की बदलती हुई परिभाषा को संघ ने आत्मसात किया। तीसरी तरफ सोशलिस्टों की धारा थी जिसमें जेपी और लोहिया थे, गांधीवादियों की धारा थी। तो अनेक धाराओं की समानांतर चलते रहना, विमर्श होना, यह उस वक्त हमारी जो तर्क और तथ्य की परंपरा थी उसकी छाप स्वाधीनता आंदोलन में थी। और आजादी के बाद, स्वाधीनता के बाद उस छाप को हमने छोड़ दिया। इसलिए यह एक ऐसा अवसर है जब हम ये संकल्प करें कि विमर्श की संस्कृति जब श्रेष्ठता पर जाती है, वो तालियों को छोड़कर वो तथ्य और तर्क की ताकत को स्थापित करती है, हमारे मस्तिष्क में चेतना के सूचकांक को ऊपर करती है। जब भगवान बुद्ध के विजय संदेश को हमें स्थापित करती है, तब जाकर हम स्वाधीनता प्राप्त करते हैं। तो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता को पूर्णता देना स्वाधीनता में आता है। क्या छूट गया? क्यों छूटा? बिना अपराध बोध के, बिना अपने व्यवसायिक सफलता असफलता को देखे हुए। मां सरस्वती की जब गीत होती है तो गीत सिर्फ सुनने का नहीं होता है, मां सरस्वती को आवरण करते हुए जब संघर्ष करते हैं, जब खुदीराम बोस साहब बलिदान दे सकते हैं, जब बाजी राउत बलिदान दे सकता है स्वतंत्रता के लिए, तो स्वाधीनता के लिए हम अपने व्यवसायिक सफलता को क्या नहीं छोड़ सकते हैं? यदि इस प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो सचमुच में भारत माता की हम आरती उतारेंगे। आने वाली पीढ़ियों को वह भारत देंगे जिस भारत को मुगलों के आने के बाद से हमने छोटा कर दिया और छोटे लघु भारत में रहने के लिए अपने आप को लघु से लघुतर बनाने की चेष्टा की। लगा अपने को छोटा बनाकर शायद हम सुख और शांति से जिएंगे। उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, नया रास्ता तय करना पड़ेगा। वो रास्ता अमृत महोत्सव का रास्ता है। धन्यवाद। आज के जो अमृत महोत्सव का जो उद्देश्य है कि जो हमारे अनसंग हीरोज हैं उनको सामान्य जनता और सामान्य जो हमारे लोग हैं उनके बीच में उनको याद कर रहे हैं। और ऐसे आज के माननीय के वक्तव्य में ऐसे अनसंग हीरोज के बहुत सारे नाम आए जो हम सभी लोगों ने पहली बार सुने होंगे। और मध्य प्रदेश की इस धारा में छोटे छोटे गाँव में भी ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं, ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व का बलिदान कर दिया। ये दुर्भाग्य था हमारे देश का कि कुछ ही परिवारों तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सीमित कर दिया गया। आवश्यकता है और इसकी उपयोगिता है कि ऐसे अमृत महोत्सव में इसके परिणति स्वरूप हम सभी अपने नायकों को यथाचित सम्मान दे सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में एक ये भी निष्कर्ष निकला कि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है तो वहाँ इतिहास अवश्य दोहराया जाता है। तो ऐसे अमृत महोत्सव में हम अपने इतिहास को याद करके और अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदान को अपने समर्पण के साथ याद रखेंगे। ऐसा उद्देश्य के साथ आज का कार्यक्रम था। माननीय अध्यक्ष महोदय को बुलाने के पूर्व मैं सदन से परिचय कराना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में वरिष्ठ स्वयंसेवक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व कुलपति, राज्यसभा सदस्य सुमेल सिंह जी भी, ऐसे सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय राज्यपाल महामहिम मंगू भाई जी पटेल से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वे
अध्यक्ष जी उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। विद्या भारती विद्यार्थी परिषद मध्य भारत आज के कार्यक्रम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव अपने बीच उपस्थित अभी बताया गया कि कई लोगों ने पहली बार ऐसा मैं समझता हूँ भाषण नहीं मगर बौद्धिक सुना होगा। ऐसे सुनाने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी, अध्यक्ष सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान बनवारीलाल सक्सेना जी, सांची विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमती निर्जा गुप्ता जी, कुल सचिव सांची विश्वविद्यालय अल्केश चतुर्वेदी जी, विद्या भारती के पदाधिकारगण सदस्यगण, उपस्थित महानुभावों, मीडिया के मित्रों, शुरू में बिटिया पांडे जी ने बहुत अच्छा व्यक्तिगत गीत गाया, व्यक्तिगत गीत लिखा, इसलिए उसमें मैं बोली, मगर राष्ट्रीय विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं सभी के मन में है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस संस्कार से कई ऐसी संस्थाओं, राष्ट्रवादी संस्था अलग अलग तौर पे काम कर रही है, उसमें से एक यानी विद्या भारती। विद्या भारती ने बहुत अच्छा विषय और अमृत महोत्सव को जोड़कर कार्यक्रम रखा, इसलिए विद्या भारती के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव अभी 3 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी एक आगे भी यह समिति मिल गई, अभी दूसरी समिति 2-3 दिन पहले थी, उसमें 15 लोग ऐसे चुने गए थे, पॉलिटिक्स वाले भी थे, माजी प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा भी थे, फिल्मिस्तान से रजनीकांत भी थे, गायिका लता मंगेशकर भी थे। कई ऐसे 15 लोग को जोड़कर ये अमृत महोत्सव में क्या क्या करना चाहिए, आगे जाकर नई पीढ़ी को आजादी लेने में कितनी कितनी तकलीफें, कितना कितना बलिदान देना पड़ा और नई पीढ़ी को जानना जरूरी है, इस विषय पर अपना अपना विचार रखे, ऐसा कार्यक्रम अभी किया गया। मैं समझता हूँ कि विद्या भारती विद्यार्थी परिषद मध्य भारत और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस आयोजन में शामिल होकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। कल भी एक कार्यक्रम यहाँ ऐसा ही था, स्वामी विवेकानंद जी का 50 साल कन्याकुमारी का शिला स्मारक के बारे में यहाँ था, कल भी मैं कार्यक्रम था। कल भी मेरे को ऐसा लगा, मैं कल बोला था मैं परिवार में हूँ, ऐसा आज मेरे को लगता है।
और वे विचारधारा से मैं 1963 से जुड़ा हुआ। राजनीतिक में तो था ही, मगर ये विचारधारा से मैं बहुत आगे से जुड़ा हुआ, इसलिए ऐसे कार्यक्रम में आने का मेरा बहुत मन रहता है। गुलामी की बेड़ियों से आजादी के अनमोल सौगात, असंख्य वीर वीरांगना के त्याग बलिदान, जिनके नाम इतिहास लेखन में छूट गई देन है। कई बात यहाँ बताइए छूट गई, अपने को दोबारा याद करना पड़ेगा और नई पीढ़ी को तो उसमें दिमाग में डालना ही पड़ेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का प्रसंग इन्हीं आजादी की वीरांगना और वीरों के स्मरण का पर्व है। आजादी की अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए समर्पित, संगठित और संकल्पित होने का प्रकल्प है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे नागरिक कर्तव्य विषय पर व्याख्यान माला आयोजन के लिए मैं दोबारा आपको बधाई देता हूं। प्रकृति से सभी जीव जंतु में केवल मनुष्य को ही विचार की क्षमता प्राप्त किया है। सृष्टि जो बनाई कुदरत ने, ज्यादा बुद्धिवान, ज्यादा समझदार मानव को ही बनाया है। अपने खुद ने बहुत अच्छी तरह जी लिया, अपना कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं। जिस धरती में अपना लालन पालन हुआ है, जिस धरती ने इतना आगे बढ़ाया, इतना कीर्तिमान आपका है, उस मातृभूमि के लिए अपने को भी कुछ करना अपना दायित्व है। ये समझकर मातृभूमि की रक्षा कैसे हम सबसे हो, वो प्रथम कर्तव्य हमारा है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करना मानव का प्रकृति जन्य गुण है, अतः विचार कर किए गए कर्म की ही मानवता का कर्तव्य और धर्म है। महावीर स्वामी जी ने कहा है कि जियो और जीने दो, यही मानव का मूल कर्तव्य है। विनोबा भावे जी ने कहा है कि मनुष्य की सेवा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। सारा तत्व यह है कि हम जिस परिवार, समाज, देश और पर्यावरण में रहते, उसकी सुरक्षा और खुशहाली के लिए किए जाने वाले सभी नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कार्य करना हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन, हमारा नैतिक संविधान का पालन और उसके आदर्शों की संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना हमारे नागरिक का कर्तव्य है। ये नागरिक के कर्तव्य की बात है, तभी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि कई क्रांतिकारी ये आजादी में लेने में अपना सारा परिवार, सारा सब कुछ है वो गंवा दिए। ऐसे कई क्रांतिकारी नेता जिसको आज बहुत से क्रांतिकारी को याद भी किया। यहाँ वाइस चांसलर भी है, यहाँ लखनऊ के भी वाइस चांसलर है। मैं समझता हूँ सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऐसी गोष्ठी होनी चाहिए। कई ऐसे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, श्याम कृष्ण वर्मा जी, मदनलाल धिंगरा जी। श्याम कृष्ण वर्मा जी यहाँ इसका जिक्र किया, इसलिए मेरे को मन में विचार आया कि आजादी के 55-56 साल तक
किसी राजनीतिक नेता को याद नहीं आया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की आखिरी ख्वाहिश मेरी हस्ती मेरे जन्म स्थान पर आए, मगर भारत का एक पनौता पुत्र नरेंद्र मोदी जी का जैसे ही गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए 2000 में आए, 2003 में खुद जिनीवा जाकर उसकी हस्तियां लेकर सारे गुजरात में यात्रा निकली। वो यात्रा में हमने भी भाग लिया था। कच्छ कभी भी जाना हो तो जो संकुल बना है आप देखेंगे तो सारा जीवन अपने उनके श्यामजी कृष्ण का अपने सामने आ जाए। वो भी अपने जैसे ही थे, उनका भी सभी कुछ था, मगर आज़ादी के लिए उसने जीवन में कैसे कैसे और आखिर इच्छा की हमारी हस्ती हमारे वतन में जाए, इतनी। भगवत गीता और रामायण में लोगों की अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की अपेक्षा बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सफलता में अपने अपने स्तर से योगदान दे। मैं जब से यहाँ राज्यपाल के नाते से आया हूँ, बहुत डिस्ट्रिक्ट में घूमा। अभी तक ये 6 महीने में मैंने करीब 21 जिला खुद को जाकर, जो एकदम अज्ञान है, गरीब है, बिछड़े हुए लोग हैं, उनको मिलकर उनकी दिक्कतें जानकर उनको कैसे मदद किया जाए, मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। और इसी काम के लिए मेरे को यहाँ राज्यपाल के पद से भेजा है, तो मैं कैसे काम कर सकूँ ये मन में रहता है। इसलिए मैं मेरी इच्छा को रोक नहीं सकता, मगर जहाँ जहाँ जाता हूँ तब वहाँ, जैसे विवेकानंद जी ने उनके जीवन में जो एक कामना थी कि देश के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, उनमें से प्रेरणा लेकर हमको भी कोई ना कोई अपनी जिम्मेवारी को समझकर बिछड़े हुए समाज में जाकर, जहाँ दरिद्रता है, अज्ञानता है, अंधश्रद्धा है, उसमें कैसे उनको निकाला जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसी जब भी कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ तभी मेरा इच्छा हो जाती है कि एक यह मुद्दा, एक या पॉइंट कहना चाहिए और उसमें कैसे प्रयास किया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अभी जोड़ा गया सबका प्रयास। भारत माता के एक एक नागरिक के में कैसे उनकी प्रगति हो। कहीं को कोई एक अंग में सूजन आ जाती है तो उसकी तंदुरुस्ती नहीं है, मगर उनको रोग हुआ है, इसलिए उनकी सूजन आ गई है। एकदम सूख लकड़ी है तो कैसे कोई ना कोई उसके शरीर में, अंग में कोई बीमारी होगी, उसका भी इलाज करना वो अपना कर्तव्य समझकर, सबको मिलाकर, ऐसी संस्थाओं को भी मिलाकर कैसे दूसरे समाज के साथ उसको चलाना, वो भी अपना कर्तव्य है। ऐसा प्रयत्न में मैं यहाँ आया तो गुजरात का मेरा अनुभव था। विद्या भारती जहाँ जहाँ अपने स्कूल चलाते होंगे वहाँ
यहाँ बिरसा मुंडा की भी बात हुई, इसमें मेरे दिमाग में आया कि ये भी पॉइंट मेरे मन में है, मैं कह देता हूँ। एक सिकल सेल नाम का रोग है ट्राइबल में, जो अभी तक क्योरेबल नहीं है। बहुत से दवाई है, मगर वो सिकल सेल ऐसा है कि पति पत्नी में दोनों में सिकल सेल होगा तो बच्चा में आएगा आएगा आएगा। जो शादी करने वाले, यह यूनिवर्सिटी के जो बैठे हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आपके वहाँ, आपकी जहाँ जहाँ कॉलेज है वहाँ भी देखो, ट्राइबल बच्चे जो है उसमें सिकल सेल तो नहीं है ना, उसकी जांच करवाइए। जांच महत्व का है। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर जब सीएम थे तभी 2006 में इसका काम इतना जंप लगाया कि आज गुजरात को हम अच्छी तरह सिकल सेल से थाम के रखा है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा तो अभी 8.5 करोड़ में 1,75,00,000 जितने ट्राइबल हैं। और सभी ट्राइबल में, मैं दक्षिण अफ्रीका के अब्राहम सार्जन करके डॉक्टर है, डीओटी है, हर साल गुजरात आते। 2 साल अभी कोरोना में नहीं आए, मगर वो वहां से आते और सभी डॉक्टरों को मिलाकर कोई ना कोई सिकल सेल का कैसा इलाज किया जाए, कैसे उसकी जांच करवाए, ऐसे मिलाकर वो आते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सारे वर्ल्ड में ये सिकल सेल ज्यादातर ट्राइबल में है, ज्यादातर। यहाँ ट्राइबल में भी है और एससी में भी थोड़ा बहुत देखा गया है। तो अभी एक अभियान चला है, मैं जहाँ यूनिवर्सिटी को बोला हूँ कि आपके भी पास 5-5 गांव दिए हुए हैं, वहाँ आपके 5 गांव में जांच करवाइए। कई एनजीओ को भी बोल रहा हूँ कि आप भी जांच करवाइए। सरकार की ओर से भी अभियान तो चल रहा है, तो वो भी जांच करवाइए। और कॉलेज में खास करके मैं कॉलेज के जो प्रोफेसर है, वाइस चांसलर, उनको बोलता हूँ कि बच्चे को समझाए। कॉलेज का पूरा करके सर्विस में लग जाएंगे, कैसे पैसे आएंगे, नौकरी मिल गई, बाद में शादी की बात आती है, तो वो बच्चे को बुलाए कि बेटा, कितनी भी अच्छी लड़की हो, कितना भी बच्चा पैसे वाला हो, उनको शादी, दोनों को जो सिकल सेल हो शादी नहीं करे, इसको उसको जागृति लाना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है। अपने पढ़े लिखे लोग जब बच्चे की शादी हो तो अपना जो जन्म पत्रिका मिलाते हैं कि कैसा जमेगा दोनों का। आदिवासी के लिए है कि जिसको सिकल सेल है उसको येलो कार्ड दिया हुआ है। वो जन्म पत्रिका को साइड में रख के वो पत्रिका मिलाए। अगर जो लड़की को या तो लड़के को, दोनों में एक को सिकल सेल हो तो शादी कर सकते हैं, मगर दोनों को जो सिकल सेल हो तो कभी भी मत शादी मत करे। ऐसे भी मैं समझता हूँ विद्या भारती की ओर से और आप यूनिवर्सिटी के ओर से ऐसी भी गोष्ठी रखे जिसमें अपने को ऐसा इसका इलाज यानी अभी थाम कर रखे, क्योरेबल जब भी होगा तभी। वो भी चल रही है, मगर इतना करना वो भी समाज की बहुत बड़ी सेवा में समझता हूँ। ये कार्यक्रम के मैं आज तक बहुत मेरे को खुशी हुई। मेरा अंतर से मैंने बोला कि और आगे बढ़ाओ, कहीं नई नई बात सुनने को सबको मिले, ऐसी बहुत कम मिलती है बातें सुनने में। आज तो हमारा कैसे प्रगति हो, सभी अपने स्वार्थ में, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा सगा संबंधी, उसकी प्रगति हो। देश में जिस मिट्टी में अपना जन्म हुआ है उनके प्रति कर्तव्य भी अपना है, वो समझाने के लिए ऐसी कई गोष्ठी की जरूरत है। आज के कार्यक्रम के आयोजक
विद्या भारती को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के पश्चात और राष्ट्रगान के पूर्व अगर महामहिम जी की अनुमति हो तो हमारी जो टीम है उसके साथ ग्रुप फोटो हो जाए आपके साथ। आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्री डॉक्टर विकास दवे जी हैं, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज आयोजित इस सारस्वत व्याख्यानमाला के आभार प्रदर्शन के संबंध में जब मैं विचार कर रहा था तो सोच रहा था कि प्रारंभ कहाँ से करूं। आप सबके मन में होगा कि स्वाभाविक रूप से प्रारंभ परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी से ही करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं आभार प्रदर्शन उन दो दिव्यात्माओं से प्रारंभ करूं जिनके चित्र इस मंच के दोनों ओर लगे हुए, जिनकी प्रेरणा से आज जैसे आयोजन हम सब लोग संपन्न कर रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती है और साथ ही जयंती है एक और दूसरे ऐसे महापुरुष की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन पर संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत गर्व करता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सानिध्य हमारे पूरे देश को प्राप्त हुआ और इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उन दोनों दिव्यात्माओं के प्रति कि जिनकी जयंती के अवसर पर, जिनकी वैचारिक प्रेरणा के कारण से आज का आयोजन साकार रूप ले सका। साथ ही आभार प्रकट करता हूं मध्य प्रदेश के परम श्रद्धेय राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी के प्रति। हम में से अनेक लोग जानते हैं कि राजभवन सामान्यतः हम सब लोगों के लिए एक दीवा स्वप्न की तरह होता है। अंदर जाते समय एक मन में संकोच और हिचक होती है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि श्रद्धेय राज्यपाल जी के आने के बाद अनेक लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है कि वहां जाने पर आज ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह राजभवन है, बल्कि मध्य प्रदेश के जनसामान्य को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अभिभावक के घर में हम सब लोग आए हैं। मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज पधार कर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिन्हें हम सब तमाम दूरदर्शन की वाहिनियों पर सशक्त तर्कवेत्ता के रूप में देखते आए हैं, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आज उन्होंने ऐसे अनेक अनछुए अध्याय हम सबके समक्ष प्रकट किए, जिन्हें सुनना केवल हम सब के लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है कि जैसा महामहिम राज्यपाल जी कह रहे थे, इस देश की आने वाली पौध के लिए, नई पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला विद्या भारती के माध्यम से पूरे देश भर में और पूरे मध्य प्रदेश में भी आयोजनों की श्रृंखला लगातार चलने वाली है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि विद्या भारती विद्वत परिषद मध्य भारत के साथ साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन भोपाल इस आयोजन का सहगामी बन सका। हमारी संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा ठाकुर जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली थी, लेकिन यह संयोग ही था कि आज ही नीति आयोग के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक अति अनिवार्य बैठक के कारण से उन्हें वहां अनिवार्यतः उपस्थित रहने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था। मैं उनकी ओर से भी आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विद्या भारती के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय बनवारीलाल सक्सेना जी भी उपस्थित हैं और साथ ही सांची विश्वविद्यालय की कुलगुरु आदरणीय नीरजा दीदी भी उपस्थित हैं। मैं आप दोनों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं सांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आदरणीय अलकेश चतुर्वेदी जी के प्रति। उन्होंने आज बड़ी कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन अपने हाथों में लिया। और सर्वाधिक आभार नीचे की दीर्घा में, ऊपर की दीर्घा में बैठे हुए समस्त श्रोता वृंद के प्रति। मैं देख रहा हूं, अभी तो चूंकि मेरी पीठ आपकी ओर थी, यह दुर्लक्ष्य था मेरा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन यहां आने के बाद मैं अनुभव कर रहा हूं कि श्रोता दीर्घा में लगभग ऐसे 100 से अधिक चेहरे में देख रहा हूं जिनकी मंच पर उपस्थिति ही
प्रत्येक कार्यक्रम को एक उदात्त गरिमा प्रदान कर देती है। और आप सबकी श्रोता दीर्घा में उपस्थिति हम सबको प्रेरणा दे रही है कि इस प्रकार के आयोजनों में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से विद्या भारती भी और संस्कृति मंत्रालय का यह जो उपक्रम है जो साहित्य के क्षेत्र में काम करता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, साहित्य अकादमी के माध्यम से भी सतत इस हीरक जयंती में इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। राकेश जी और महामहिम राज्यपाल जी के कथनों में जो बात रेखांकित हुई, अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आज दुर्भाग्य से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा या जिसे कहें प्रकारांतर से कॉन्वेंटी शिक्षा के कारण से नई पौध और नई पीढ़ी इस भ्रम में जी रही है भारत की कि उन्हें जब पूछा जाता है, मैं चूंकि बच्चों के क्षेत्र में विगत 3 दशक से काम कर रहा हूं, उनसे जब पूछा जाता है कि महापुरुष कौन, तो वे जवाब देते हैं महापुरुष वो जो मर गए। ये इस पीढ़ी का दुर्भाग्य है और इसलिए राकेश जी के आज के वक्तव्य जैसे व्याख्यान नई पीढ़ी के मध्य रखने की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं। हम बता सकें कि महापुरुष केवल वो नहीं होते जो मर जाते हैं, महापुरुष वो भी होते हैं जो देश में हमारे आसपास भ्रमण कर रहे हैं, जो इस राष्ट्र की अस्मिता शुचिता की रक्षा के लिए सतत अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा रहे हैं। और इसलिए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। हम सबके मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के कथन से, हम जिन्हें पूजनीय गुरु जी कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा सुंदर कथन दिया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि इस अमृत महोत्सव में हम आने वाले 25 वर्ष के बाद इस राष्ट्र की स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष में कैसा राष्ट्र देखना चाहते हैं, उस राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए इन 25 वर्षों में हम अपनी अपनी भूमिका कैसे तय करें, इस भाव को लेकर के हम सभी स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। परम पूजनीय गुरु जी के आह्वान को आप सबके मानस पर छोड़ते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। गुरु जी ने कहा था, देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीना सीखें। आप सबसे पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हुए आग्रह करता हूं, आइए इस स्वाधीनता वर्ष में आगामी 25 वर्षों में इस राष्ट्र को परम वैभव पर शिखर पर पहुंचाने के लिए हम अपनी अपनी भूमिका भी तय करें। पुनः आप सबके प्रति हृदय से आभार। समूह फोटो के लिए बहुत शीघ्रता से मंच पर आग्रह है टीम के लिए कि वो आ जाए। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि राष्ट्रगान पहले कर लेते हैं, तो राष्ट्रगान के लिए सभी लोग से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महामहिम के प्रस्थान के बाद अपना स्थान छोड़ सकेंगे, अभी अपने स्थान पे बढ़ेगा। फोटोग्राफ्स के लिए जल्दी से आग्रह किया है। सिंगर जी नमस्कार। बस आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करवा दिया।
आप लोगों ने करवाया था चीज़ें वो भी है चलिए